जो पिछला वीडियो था उसमें हमने कुछ ज्योग्राफी चैप्टर 1 का कुछ जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का चर्चा किया था। उसमें हमने कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, किस तरह से आ सकते हैं। तो आई होप कि आपने उसको देखा होगा और उसको सॉल्व करके आपको दिखाना भी है। तो आज आप वो हमको दिखाएंगे, पहले कि आपने क्या बनाया है सब लोग दिखाएंगे। उसके बाद ये वीडियो है, उसके बाद ये वीडियो आप देखना। और इसमें जो आपका हम ज्योग्राफी का चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं, सिविक्स का चैप्टर 1। तो सिविक्स का जो चैप्टर 1 है वो है पावर शेयरिंग। स्टूडेंट, जब भी हम जैसे कि बात करते हैं पावर शेयरिंग का, मान लीजिए कि आपके पास बहुत पावर है, बहुत पावरफुल है, चाहे वो किसी भी सेंस में है, पैसे के मामले में है, ताकत के मामले में। पावर को शेयर करना मतलब कि अपने आप को कमजोर करना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर पावर शेयरिंग का मतलब वीकनिंग ऑफ द पर्सन और पीपल होता है या इंस्टीट्यूशन, तो पावर शेयरिंग क्यों करना चाहिए, क्या पावर शेयरिंग जरूरी है? क्लास 9 में हमने जो डेमोक्रेसी चैप्टर पढ़ा था, जो बुक आपका था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, उसमें हमने पूरा बुक जो है डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। और उसमें ये देखा था कि जो कि डेमोक्रेसी में पावर जो है वो किसी भी एक ऑर्गन में लिमिटेड नहीं होता है। हमने उसका विभाजन देखा था, सेपरेशन ऑफ पावर देखा था, किसके बीच, एक्सिक्यूटिव है ना, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो वहां तक उतना पावर शेयरिंग देखा था। और अब जो है उसी को हम फिर से रिज्यूम करते हैं कि आगे जो 2 चैप्टर है, इसमें ये चैप्टर और इसके बाद एक और चैप्टर, उसमें हम इसी थीम पर आगे बढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। अगर पावर शेयरिंग ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि पावर शेयरिंग किसी भी तरीके से गलत नहीं होता है और उससे देश में की जो एकता होती है, अखंडता होती है, वो कमजोर नहीं होती है, उससे उसको मजबूती मिलता है, पहले से ज्यादा वो अच्छे हो जाते हैं। तो आइए इसमें जानते हैं। इसमें सबसे पहले हम 2 केस स्टडी को पढ़ेंगे, एक बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका का। तो पहले हम बेल्जियम के बारे में बात करते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश है। आप मैप में देखोगे कि फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग इसके पड़ोसी देश हैं। इन सब के देशों के बीच बेल्जियम एक छोटा सा देश है, एरिया में हमारे देश के हरियाणा के बराबर। और यहाँ 1 करोड़ से कम आबादी रहती है। और वो आबादी 1 करोड़ से भले ही कम है, एक छोटा सा देश भले ही है, लेकिन एथनिक कंपोजिशन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब हम बताते हैं एथनिक कंपोजिशन क्या है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है एथनिक क्या, किसको कहते हैं। जैसे कि ये एक तरह का सोशल डिवीजन है। समान लैंग्वेज वाले लोग, एक लैंग्वेज वाले लोग, एक कल्चर वाले लोग जब कहीं मिलते हैं तो दूसरे कल्चर वाले या दूसरे लैंग्वेज वाले लोगों की तुलना में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग अपने कास्ट वाले जो लोग होते हैं, अपने जाति वाले जो लोग होते हैं, ये भी एक एथनिक कंपोजिशन है। अपने जाति वाले जो लोग होते हैं उसके सामने हम उससे मिलने में एक अलग तरह का फीलिंग महसूस होता है। कहीं दूर दराज में भी मिल जाता है, जैसे लगता है कि अपने आदमी। और इस तरह का फीलिंग को एथनिक कंपोजिशन कहा जाता है कि समान लैंग्वेज, समान कल्चर के आधार पे जो लोगों के बीच में अटैचमेंट होता है वो एथनिक कंपोजिशन होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे बेल्जियम की। तो बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन बड़ा जटिल था।
बेल्जियम दो पार्ट में बटा हुआ था। एक को फ्लेमिश रीजन कहते थे और दूसरे को वेलोनिया रीजन कहते थे। फ्लेमिश और वेलोनिया रीजन। अब ये समझना है कि फ्लेमिश रीजन जैसे कि हमारे देश में जैसे दो पार्ट है ना, नॉर्दर्न पार्ट, साउदर्न पार्ट, उसी तरह से बेल्जियम में दो पार्ट है, एक है फ्लेमिश रीजन और एक है वेलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन में 59% लोग रहते हैं जो डच बोलते हैं और वेलोनिया रीजन में 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। तो मेजॉरिटी किसकी है? डच बोलने वालों की। ठीक है, पूरे देश में मेजॉरिटी में कौन है? डच बोलने वाले लोग हैं। फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कम है और 1% लोग हैं जो जर्मन बोलते हैं। आस पड़ोस के देश का जो लोग है, कुछ फ्रांस से आए, यहाँ कुछ जर्मनी से आए, कुछ डेनमार्क से आए, नीदरलैंड, इन सब जगहों से आके लोग जो यहाँ रहे तो उसका लैंग्वेज एथनिक कंपोजिशन अलग अलग हो गया। जैसे कि हिंदी वाले बोलने वाले लोग नेपाल में भी रहते हैं और भी दुनिया में कुछ जगह हैं जहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो एक भाषा है वो एक ही देश में बोला जाता है, वो कई देशों में बोले जाते हैं और वो लगभग एक ही मूल के लोग होते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा होगा फिजी में भी, मॉरिशस में, मालदीव वगैरह में भी इंडियन मूल के लोग हैं। तो यहाँ कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे अलग अलग देश, अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। दिक्कत क्या है कि जो यहाँ की जो राजधानी है ब्रसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलने वाले हैं और 20% डच बोलते हैं। यहाँ पे ये समझने वाला बात है कि जो लोग पूरे देश में मेजॉरिटी में है, यानी कि डच बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में हैं, वो कैपिटल जो राजधानी है ब्रसेल्स, वहाँ पे वो माइनॉरिटी हो जाता है और जो पूरे देश में माइनॉरिटी है वो यहाँ ब्रसेल्स में मेजॉरिटी हो जाता है। यही मेन समझना इसमें कि कंपोजिशन किस तरह का है। ठीक है, पूरे देश में डच बोलने वाले मेजॉरिटी में हैं, लेकिन वो कैपिटल में, राजधानी में वो माइनॉरिटी बन जाते हैं। और एक बात और है कि जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो डच की तुलना में ज़्यादा रिच, ज़्यादा एजुकेटेड है और ये इनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाद में शुरू हुआ डच लोगों का, तो ये थोड़ा सा ईर्ष्या है डच और फ्रेंच में और इसके वजह से कभी कभी टेंशन पैदा हो जाता है। ठीक है, तो ये है ये केस। अब इसी तरह का एक केस हम एशिया में, यानी कि एक देश श्रीलंका जो एशिया का एक देश है, वहां की बात करते हैं। एशिया में सिंहला स्पीकर जो है, एशिया, ये श्रीलंका जो है इंडिया के साउदर्न कोस्ट के तरफ जो फ्यू किलोमीटर्स दूरी पर ये हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, वहां के एथनिक कंपोजिशन को समझते हैं। यहाँ की आबादी 2 करोड़ लगभग और एरिया में हरियाणा के बराबर ही है और यहाँ 74% लोग सिंहला बोलते हैं, जो वहाँ का मेन लैंग्वेज है सिंहली, और तमिल स्पीकर 18% है। 13% श्रीलंकन तमिल है और 5% इंडियन तमिल। तो इंडियन तमिल वहां कैसे पहुंचे? वहां पे जिस तरह से कि यहाँ पे प्लांटेशन फार्मिंग जब होता था अंग्रेज के जमाने में, तो तमिलनाडु से कुछ बहुत सारे वर्कर्स को ब्रिटिश लोग ले गए थे श्रीलंका, वहां पे काम करवाने के लिए। तो वो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो वहीं सेटल हो गए, वो इंडियन तमिल कहे जाने लगे। अभी जो लोग रह रहे हैं उसके पूर्वज वहां गए थे एज ए वर्कर और वो वहीं सेटल हो गए। तो 5% ऐसे लोग इंडियन तमिल कहे जाते हैं, 13% लोग श्रीलंका के जो तमिल हैं
श्रीलंकन तमिल कहे जाते हैं। और जो अधिकांश जो मेजोरिटी है यहाँ का वो सिंहला बोलने वाले लोगों की है, तमिल बोलने वाले माइनॉरिटी है यहाँ। और ये देखिए कि ये इस साइड में ये लाल कलर में जो आप देख रहे हैं ये तमिल बोलने वाले लोग इस तरह से नॉर्थ ईस्ट में बसे हुए हैं। पूरा सेंट्रल पार्ट में सिंहला बोलने वाला है। और ये 7% लोग जो हैं जो कि तमिल और सिंहला दोनों बोलते हैं। क्रिश्चियन ये कहे जाते हैं, ये क्रिश्चियन लोग हैं और इनका पॉपुलेशन 7% है और ये दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल और सिंहला। और तमिल स्पीकिंग पीपुल, ये तमिल जो बोलने वाले लोग हैं ये या तो हिंदू है या मुस्लिम है। धर्म के मामले में भी हम देखते हैं जो मोस्ट ऑफ जो सिंहला बोलने वाले लोग हैं वो बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, यानी कि बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या ज्यादा है। सिंहला जो सिंहला लैंग्वेज है वो बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। और बाकी जो है इस तरह से एथनिक कंपोजिशन आपने देख लिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ की समस्या क्या है कि ये मेजोरिटी में सिंहला है और ये हमेशा माइनॉरिटी को डोमिनेट करता है। ये जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको डोमिनेट करता है, अपने विल को इम्पोज करता है उनके। और यहाँ भी वही होता है। तो ये दोनों जगह की समस्या है। अब ये देखना हमको, हम लोग ये दो एग्जाम्पल इसीलिए लिए हैं कि हम ये समझ सकें कि डेमोक्रेसी किस तरह से ऐसे समस्याओं को हैंडल करता है। डेमोक्रेसी जो हम बोलते हैं कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसके सामने ये इस तरह के चैलेंज आते हैं। तो डेमोक्रेसी अगर रियल में डेमोक्रेसी है तो वो ऐसे समस्याओं को किस तरह से हैंडल करेंगे। आप देखोगे स्टूडेंट कि ये ऐसा नहीं कि आप 10th में जो जब सिविक्स पढ़ते हो तो ऐसा नहीं कि ये चैप्टर पढ़ लिया और ये बात खत्म हो गया, कि क्वेश्चन आंसर कर लिया, याद कर लिया या जो भी कर लिया वो खत्म, बात खत्म होने। यहाँ पे बात वो खत्म होता ही नहीं है। ये इसको आपको आगे भी रिलेट करना, आगे के चैप्टर में भी इसको ध्यान में रखना है और जगह जगह पे इसके एग्जाम्पल को यूज भी करना है। ठीक है, तो रिलेट करना होता है दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में, इस तरह का वो फिर से आपको यहाँ पे वापस आना होगा इस एग्जाम्पल पर। तो ये दो केस स्टडी में हम ये समझेंगे कि जहां डेमोक्रेसी है वहां लोगों ने किस तरह से इन समस्या को सॉल्व किया और बेहतर तरीका क्या था सॉल्यूशन का। अगर यहाँ पे टेंशन ज्यादा बढ़ता है दोनों के बीच में तो देश में विभाजन हो सकता है, यहाँ भी विभाजन के कगार पे पहुंच सकता है या सिविल वॉर जैसी स्थिति बन सकती है दोनों जगह पे। लेकिन जो लीडर्स हैं, जहां डेमोक्रेसी है, जहां लीडर्स हैं, जहां पे लोगों ने जिसको चुन के भेजा है वो किस तरह से इस समस्या को हैंडल करते हैं और किस तरह से वो एकोमोडेशन जो होना चाहिए सही तरीके से वो किस तरह से कहां पे किया गया, ये हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। पहले हम श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका में किस तरह से एकोमोडेशन हुआ, किस तरह से समस्या को सॉल्व करने का कोशिश किया गया या नहीं किया गया, क्या हुआ यहाँ, ये जानेंगे हम अगले वीडियो में। सबसे पहले श्रीलंका के बारे में और उसके बाद फिर बेल्जियम के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा, देखिएगा, ये रियल लाइफ, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हम लोग भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।